सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वो बेस्ट 5 ETF के बारे में जिनमें आप इन्वेस्टिंग करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छी कंपाउंडिंग ग्रोथ 15% CAGR के साथ पा सकते हैं। तो ETF तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम निफ्टी 50 ETF की बात करेंगे। ETF के पर्टिकुलर सेक्टर भी होते हैं, जैसे फार्मा का अलग ETF हो गया, IT का अलग ETF हो गया, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के ETF के बारे में। जो कंपनियां निफ्टी 50 के कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे ऐसा ETF जिसमें जितने भी शेयर होते हैं, जो होल्डिंग होती है वो निफ्टी 50 के जितने भी कंपनियां हैं, वो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसकी होल्डिंग जिस ETF में होती है वो निफ्टी 50 के ETF कहलाते हैं। अब ETF के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बहुत सारी कंपनियों की स्टॉक खरीदे रहते हैं अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। ETF भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो ETF में होता है म्यूचुअल फंड को लेके, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है यार कि ETF को आप तुरंत बाय सेल कर सकते हैं। मतलब आप आज ही खरीदे, आज आप उसे बेच सकते हैं। वो स्टॉक की तरह आप उसे ट्रेड कर सकते हैं ETF को। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और जो अभी मैं ETF की बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप कभी ये मत सोचिए कि बस 5 मिनट के किसी वीडियो में छोटा वीडियो मिल जाए, उसमें कोई बहुत अच्छी ETF के बारे में डायरेक्ट बता दे। आपको पूरा फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके कोई इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। मैं अभी जो ETF के बारे में बता रहा हूँ, मैंने इसके बारे में सही ढंग से अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया है, और अभी आपको भी इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस के हिसाब से बताऊँगा कि कौन सा 5 ETF में सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है। वैसे तो सारे ETF काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसमें से भी एक बेस्ट ETF आपको फाइंड करके हम देंगे डिटेल एनालिसिस के हिसाब से, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, और कौन कौन से हम पॉइंट के हिसाब से इन्हें डिसाइड करेंगे कि बेस्ट ETF कौन सा है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेनिफिट ऑफ ETF क्या होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आप इसे तुरंत बाय और सेल कर सकते हैं। कभी भी आप इसे खरीद और बेच सकते हैं, एक ही दिन पे आप इसे खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से काफ़ी कम होता है। मतलब कंपेयर में काफ़ी कम आपको मिलेगा जो ETF का एक्सपेंस रेशियो होता है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसको जैसे आप सेल कर रहे हैं, मतलब आप जिस दिन सेल कर रहे हैं ETF को, उसी दिन आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है जितने भी पैसों का आपने ETF सेल किया है। म्यूचुअल फंड में जनरली 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये 3 मेजर बेनिफिट आपको ETF में देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद अब आपको कौन सी ETF चूज करने चाहिए, ऐसा आप कौन कौन से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। फिर तो अपन सामने देखेंगे ही लाइव कि कौन कौन सी चीज़ों को कौन कौन से पैरामीटर के हिसाब से हम बेस्ट ETF फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जर्नल बता देता हूँ कि ETF में आपको क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला तो यार आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कोई भी ETF उसमें इन्वेस्टिंग करने से पहले कि उस ETF में लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी क्या होती है? जो वो वॉल्यूम है, जो खरीदा बेचा जा रहा है वो ETF डेली के हिसाब से वो किस प्रकार से ट्रेड हो रहा है, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए किसी भी ETF की, मतलब उसको बाइंग सेलिंग हर दिन उसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उससे होता क्या है कि मान लो अभी आपने ETF खरीदा, बाद में आपको ETF बेचना है, लेकिन तब आप देख रहे हो कि 5 साल बाद उस ETF में तो कोई बाइंग या सेलिंग ही नहीं हो रही है, तो उस समय पे आपको ETF बेचने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में उसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा हो और परमानेंटली उसका वॉल्यूम हाई हो, मतलब लिक्विडिटी हाई हो, ताकि जब भी आप चाहें तो उसे खरीद सके, जब चाहें तो आप आसानी से बेच सके। तो लिक्विडिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो जो भी हम 5 ETF की बात कर रहे हैं उसमें लिक्विडिटी सब में बहुत अच्छी है, हाई है। अभी दूसरा जो पॉइंट आपको क्लियर करना वो है कि एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। आप ETF में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एक मेजर फैक्टर होता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, वहाँ पे आप 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न में प्रॉब्लम करता है, रिटर्न उससे कम हो जाता है। तो इसीलिए आप ETF में आ रहे हैं। तो अब ETF यदि आप बेस्ट पाना चाहते हैं तो उसका एटलीस्ट रिटर्न जो एक्सपेंस रेशियो है वो तो कम होना ही चाहिए। अब तीसरा पॉइंट ये है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर भी ज़रूर कम होना चाहिए जो भी ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर मैं आपको बता दूं कि जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, तो इसके जो रिटर्न है, इसका जो CAGR है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो जो अपना ETF है तो उसके CAGR से कितना बेहतर रिटर्न दे पा रहा है या कितना कम रिटर्न दे पा रहा है, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए ट्रैकिंग एरर डिसाइड होता है कि कौन सा जो अपना ETF है वो कितने % के ट्रैकिंग एरर से नीचे चल रहा है या कितना % ट्रैकिंग एरर दिखा रहा है इंडेक्स के हिसाब से। यदि जिसमें जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा वो ETF उतना ही बेहतर होगा। किसी का यदि 0 है तो उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए आज हम ETF में ट्रैकिंग एरर को भी मेजर रोल
देखते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद ऐसा होना चाहिए, आपको मैं बता दूं कि आपको ETF में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा ETF हो जो निफ्टी 50 के या निफ्टी 50 के इंडेक्स को और निफ्टी 50 को जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उनके जो रिटर्न है उसके CAGR को बीट करता हो। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि जो निफ्टी का इंडेक्स का रिटर्न है CAGR का और जो बेस्ट म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उसके रिटर्न को यदि कोई ETF बीट कर रहा है तो वो ETF आपको बेस्ट होता है, उसमें आपको इन्वेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब चाहे आप उसे बाय सेल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल होता है। और आप इसमें आसानी से SIP भी शुरू कर सकते हैं। ETF में भी आप SIP शुरू कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो एज अ शेयर आपके उसमें बाय होगा। तो अभी हमने जर्नली बेनिफिट देख लिया, हमने कौन सा ETF हमें क्या इनिशियल चीज़ों को देख के खरीदना चाहिए वो भी हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं कि वो 5 ETF कौन से होने वाले हैं जो इनमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और 5 में हमने सारी पॉइंट कवर करके रखे हैं, तो मैं अभी आपको फाइनल बता देता हूँ एक बार वो जो 5 ETF होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जो भी इस वीडियो में बात होती है, इस चैनल पे जो भी बात होती है, जो भी वीडियो आते हैं, वो सारी चीज़ों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करके हम यहाँ पे सामने रखते हैं। तो एटलीस्ट आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिलता है कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो बेस्ट डिटेल रिव्यू के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हर प्रकार के फील्ड को लेके, खासकर जो आप इन्वेस्टिंग, फाइनेंस की बात करना चाहते हैं, बिजनेस की बात करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना चाहते हैं, इस विषय पे आप काम करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज हम बताएं कि हम 5 ETF के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो आज 5 ETF की बात करेंगे तो सबसे पहले हम 5वें ETF को लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे 4, 3, 2, फिर हम फाइनली 1 नंबर की ETF की बात करेंगे जो बेस्ट होने वाला है आपकी इन्वेस्टिंग के हिसाब से। तो 5वें नंबर का ETF कौन सा है और पेयर कंपैरिजन भी हम लास्ट में करने वाले हैं कि क्यों आखिर इसमें से कोई एक ETF बेस्ट रहने वाला है जिसमें आपको इन्वेस्टिंग हर हाल में कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले 5वें नंबर पर आता है HDFC निफ्टी ETF। अब हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने क्या क्या चीज़ों को ध्यान पे रख के आपको बेस्ट ETF बताया। तो सबसे पहला तो AUM है, एक्सपेंस रेशियो है, P रेशियो है, ट्रैकिंग एरर है, 52 वीक हाई एंड लो है, उसका करंट प्राइस क्या है हमने इसको भी देखा है, हमने लॉन्च डेट देखी है, हमने उसमें लिक्विडिटी देखी है, उसका 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के रिटर्न के साथ साथ ऑल टाइम का रिटर्न, ऑल टाइम का CAGR कितना है, हमने इन चीज़ों को भी देखा है। तो सबसे पहले है 5वें नंबर पे है HDFC निफ्टी ETF, जिसका AUM है 1294 करोड़ का, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05% का, इसका P रेशियो है 29.77 का, इसका ट्रैकिंग एरर है 0.04% का। आप देखिए इसमें ट्रैकिंग एरर 0.04% है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 230 है और 52 वीक लो है वो 149 है। इसका करंट प्राइस है 183 के आसपास। तो यदि अभी आपको देखा जाए तो ऑलरेडी ये ETF काफ़ी कुछ डाउन मिल रहा है। अभी इसकी जो लॉन्च डेट है वो 2015 है। इसकी लिक्विडिटी हाई है यार, आप इसमें अच्छी वॉल्यूम है, अच्छी बाइंग सेलिंग है। और इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो करीब 19.7% का, 3 ईयर का रिटर्न है 15.7% का और 5 ईयर का रिटर्न है 14.8% का, जबकि ऑल टाइम जो इसका CAGR है, ऑल टाइम रिटर्न है वो है 15.1% का। तो अभी हम बात करने वाले हैं, हमने 5वें नंबर की ETF की बात कर ली। अब हम चौथे नंबर की ETF पे आते हैं जो थोड़ा लिटिल बिट बेटर है 5वें नंबर की ETF से। तो वो है SBI ETF निफ्टी 50। चौथे नंबर का ETF जो अपना है वो SBI ETF निफ्टी 50 का। इसका AUM है 1,21,405 करोड़ का। यार इतना बड़ा AUM इसका, इतना ज़्यादा AUM है कि सारे ETF का AUM मिला दिया जाए तब भी इसके बराबर नहीं होना है जितने भी ETF हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.07% का। जब बड़ा अपने पास AUM होता है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन इसका P रेशियो है 29.77% का। करीब P रेशियो लगभग सबका सेम ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम कैटेगरी पे, उससे ज़्यादा आगे पीछे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है तो P रेशियो आपको करीब लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.02% का। SBI का जो ट्रैकिंग एरर है
वो 0.02% का है। इसका एक्सपेंस रेशियो जरूर थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसका ट्रैकिंग एरर कम है। इसका 52 वीक हाई है 196 का और 52 वीक लो है 141 का। करंट प्राइस यदि देखा जाए तो 175 के आसपास की है। लॉन्च डेट है 2015 की। इसमें भी लिक्विडिटी हाई है। इसका 1 ईयर का रिटर्न यदि आप देखेंगे तो 19.7 का, 3 ईयर का रिटर्न है 15.7 एंड 5 ईयर का रिटर्न है 14.9। ओवरऑल यदि आप रिटर्न देखें, ओवरऑल CAGR देखेंगे तो 12.2% का है। तो ये भी ETF काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा है इसका। तो SBI का ETF सबसे बड़ा ETF है, सबसे ज़्यादा दमखम रखता है यार, मतलब लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें ट्रस्ट किया है, तभी तो इतना ज़्यादा इसका AUM है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं और वो है मिराय एसेट निफ्टी 50 ETF का। मिराय एसेट का ये जो निफ्टी 50 ETF है, ये अभी न्यूली लॉन्च ETF है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर बना के दे सकता है, मतलब ये सबको बीट कर सकता है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसके AUM का क्या है, तो 713 करोड़ का इसका AUM है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.08% का, अभी नया है ये जो ETF है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है यार, 0.08% का है। और जो इसका P रेशियो है वो 30 के आसपास का ही है। जिसका ट्रैकिंग एरर है वो 0.02% का है। 52 वीक हाई देखेंगे आप तो 210 का है, 52 वीक लो 143 का है। करंट प्राइस यदि आप देखेंगे तो 177 का है। इसका लॉन्च डेट देखेंगे तो 2018 का है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था ETF, अभी 3 साल करीब इसको हो रहे हैं। लिक्विडिटी यदि देखा जाए तो हाई है इसमें भी। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 19.7% के आसपास, लगभग सेम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और AUM भी काफ़ी कुछ हद तक मायने रखता है। 3 ईयर का रिटर्न है 15.7 का और जो इसका ऑल टाइम रिटर्न है अभी तक का, जब इसको करीब 3, साढ़े 3 साल, 4 साल हो रहे हैं, तो 16.8 का, मतलब 16.8% का इसका CAGR है, जो कि सबसे बढ़िया CAGR है अभी तक का। तो मिराय एसेट की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के अपने ETF की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF। ये भी निफ्टी 50 का ETF है। इसका जो AUM है वो है 3157 करोड़ का और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.05% का। इसका P रेशियो है 30.1 है इसका P रेशियो। इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.02% का। इसका 52 वीक हाई है 231 का, 52 वीक लो है 140 का और जो इसका करंट प्राइस है वो 184 के आसपास चल रहा है। जो इसका लॉन्च डेट है वो है 2013। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF सबसे पुराना ETF माना जाता है और है भी, क्योंकि ये 2013 में लॉन्च हो चुका था। अभी इसकी लिक्विडिटी भी बिल्कुल हाई है, आपको अच्छा वॉल्यूम इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 19.7 के आसपास है, 3 ईयर का रिटर्न है 15.7 के आसपास और 5 ईयर का रिटर्न है 14.8% के आसपास, जबकि ऑल टाइम रिटर्न है 14.4% के आसपास। आप ये देखेंगे जो इनका रिटर्न है तो 1 से 3 साल का लगभग सेम ही रहता है, लेकिन 5 साल में और ओवरऑल टाइम में इसका रिटर्न में डिफरेंस आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। सो अब हमने 4 ETF की बात कर ली। अब हम सबसे 1 नंबर वाले ETF पे आते हैं और जो हमारा सबसे 1 नंबर पे रैंकिंग पे जो है ETF वो है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। ये बहुत फेमस ETF है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर अभी इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इसके अभी फाइनेंशियल्स हैं और जो इसका फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यदि बात करें इसके AUM की तो 5,946 करोड़ का इसका AUM है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी लिटिल बिट कम है, मतलब सभी ETF के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कम इन द सेंस कुछ ETF से कम है, जैसे SBI और मिराय एसेट से कम है, और जबकि ICI HDFC के बराबर ही है। 0.05% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। P रेशियो की बात करें तो 29.77 का है। ट्रैकिंग एरर यदि देखा जाए तो 0.03% का है। अब लिटिल बिट ट्रैकिंग एरर इसका ज़्यादा है कंपेयर टू ICI एंड मिराय एसेट एंड SBI से। एक 0.01% का इसका ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है, लेकिन ट्रैकिंग एरर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। अभी आप यदि देखेंगे तो 52 वीक हाई पे ये 223 बनाया था, 52 वीक लो 132 है। करंट प्राइस 185 का है, लॉन्च डेट 2015 की है और लिक्विडिटी भी इसकी हाई है। ये थोड़ा सा बेहतर इसलिए है
क्योंकि मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका 1 ईयर का रिटर्न तो लगभग सेम था, 19.7% का था। 3 ईयर का रिटर्न 15.7 के आसपास था, लेकिन 5 ईयर का रिटर्न जो है इसका 14.9% है। और जो इसका ओवरऑल अभी तक का रिटर्न है वो बाकी के फंड से काफ़ी अच्छा रहा, मतलब अभी तक का इसका CAGR 15.8% का है। मिराज एसेट को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। तो इसका निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 का अभी लिटिल बिट फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए ये नंबर 1 पे फंड है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ETF है सेम 50 कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, और बस यही है कि ये थोड़ा बहुत परसेंटेज अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी को ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ज़्यादा आगे जाने वाली है तो किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री पे ज़्यादा स्टेक कर लिया, तो किसी ने HUL पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक कर लिया। लगभग ये सेम ही रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि ज़्यादा इधर उधर करने वाले हैं यदि, तो ज़्यादा इनका समय भी लगेगा। एक्सपेंस रेशियो तो कम ही रखना है, तो यदि ज़्यादा समय देंगे तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए वो जो मैनेजर हैं वो सही से नहीं समझ पाए और किसी दूसरे फंड में उन्होंने ज़्यादा एलोकेशन रख लिया और वो फंड नीचे चला गया, तो इनका जो ट्रैकिंग एरर है वो बढ़ जाएगा। इस तरह में इनका AUM कंटिन्यू कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का हर व्यक्ति बहुत विशेष ध्यान रखता है। तो अभी फंड मैनेजर को इसमें ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली जो वेटेज है निफ्टी 50 के कंपनियों का, वही वेटेज ये अपने ETF का रखते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो का जो भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया है उस बेस पे आप ये सोच सकते हैं कि आपको किस ETF पे इन्वेस्ट करना है। अभी मैंने निफ्टी 50 के ETF की बात की है, आने वाले टाइम पे हम बात करेंगे सेक्टोरियल ETF की, कि कौन सा सेक्टर का ETF सबसे बेहतर रहने वाला है। और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है बेस्ट लार्ज कैप फंड का। मतलब हम ये बताने वाले हैं कि टॉप 4 लार्ज कैप फंड हम अपने को कंसिडर करेंगे इस अगले वाले वीडियो में। टॉप 4 लार्ज कैप फंड, उसमें से हम आपको ये बताएंगे कि बेस्ट फंड लार्ज कैप में कौन सा रहने वाला है। और उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा एंड बीटा एनालिसिस एंड शार्प रेशियो को भी कवर करेंगे, जनरली जो कोई भी कवर नहीं करता है। ऊपर की बातें सब आपको बता देंगे, लेकिन जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ का वो मैं आपको करके बताऊंगा। और बेस्ट फंड आपको मैं रिकमेंड करूंगा। और किस बेस पे मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि बेस्ट ETF कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से रहने वाले हैं, तो मैंने टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है। और वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड अलग अलग 10 कैटेगरी से मैंने बताए हैं। तो यदि वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसको ज़रूर जाके देख लें। साथ में मैं यही कहूँगा कि यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।